हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। इस वीडियो में हम देख रहे हैं झारखंड का मध्ययुगीन इतिहास यानी मिडिवल हिस्ट्री ऑफ झारखंड। इसमें हम देखेंगे सल्तनत काल में झारखंड की स्थिति क्या रही थी, मुग़ल काल में झारखंड किस स्थिति से गुजरा था। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और इसमें हम कवर कर रहे हैं डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी पुस्तक झारखंड सामान्य ज्ञान। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगा और मेंस में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 4-5 वीडियो झारखंड हिस्ट्री पर अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। सल्तनत पीरियड यानी 1206 ईस्वी से सल्तनत पीरियड शुरुआत हुई थी और मुग़ल काल शुरू हुआ था 1526 ईस्वी से। ठीक है दोस्तों, तो एक लंबा कालखंड में झारखंड की स्थिति क्या रही थी, इस चीज़ को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत काल में झारखंड। तो सल्तनत पीरियड में झारखंड की स्थिति क्या रही थी, ये हम देखते हैं। मोहम्मद गौरी के कमांडर बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत यानी बिहार और बंगाल पर हमला किया था। ठीक है दोस्तों, तो सल्तनत पीरियड में बख्तियार खिलजी, जिसको बख्तियार काकी भी बोला जाता है, पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल पर हमला किया था। बिहार में पहले झारखंड बिहार का ही पार्ट था और 2000 में ये बाइफरकेट हुआ, अलग हो गया बिहार से और झारखंड राज्य बना। और उससे भी पहले की बात करें तो बिहार झारखंड दोनों बंगाल के पार्ट थे। ठीक है, झारखंड में सेन वंश, झारखंड जो था वो सेन वंश के नियंत्रण में था, जिसके शासक लक्ष्मण सेन थे। इल्तुतमिश और बलबन ने भी झारखंड के क्षेत्र में आक्रमण करने की कोशिश की, परंतु नागवंशी शासक हरिकर्ण ने विफल कर दिया। तो नागवंशी शासक उस समय हरिकर्ण थे झारखंड क्षेत्र में। ठीक है, तो इसने इल्तुतमिश और बलबन के आक्रमण को विफल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में छोटानागपुर क्षेत्र में आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में छोटानागपुर क्षेत्र में आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी, जिसको जाना जाता है मार्केट रिफॉर्म्स के लिए, मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, तो 1310 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र में आक्रमण किया था। 1340 में तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने हजारीबाग के चाय चंबर स्थान पर आक्रमण किया और बीघा किले पर कब्जा किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी हजारीबाग के चाय चंबर, जिसको चाय चंपा भी बोला जाता है, इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था और बीघा स्थित किले को कब्जे में ले लिया था। और कब आक्रमण किया था? 1340 ईस्वी में। ठीक है, नागवंशी शासक शिवदास कर्ण के कार्यकाल में फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो जब नागवंश के शासक शिवदास कर्ण थे, उस समय फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया था। झारखंड क्षेत्र में नागवंश एक बहुत बड़ा वंश था, राजवंश था, और जब उसके राजा शिवदास कर्ण थे, फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र में आक्रमण किया था। 1401 ईस्वी में शिवदास कर्ण ने गुमला में हप्पा मुनि मंदिर बनवाया था। और शिवदास कर्ण जो नागवंशी शासक थे, उन्होंने हप्पा मुनि मंदिर बनवाया था गुमला में। कब? 1401 ईस्वी में। उड़ीसा के सूर्यवंश ने झारखंड के संथाल परगना, हजारीबाग और छोटानागपुर क्षेत्रों को अपने अधीन किया था। तो उड़ीसा में जो सूर्यवंश था, इसने झारखंड के कई क्षेत्रों जैसे संथाल परगना, हजारीबाग, छोटानागपुर क्षेत्रों को अपने अधीन किया था। नागवंशी शासक प्रताप कर्ण के कार्यकाल में अनेक स्थानीय राजाओं ने विद्रोह किया था। और जिन राजाओं ने विद्रोह किया था प्रताप कर्ण के कार्यकाल में, वे थे धरवार राजा, तमाड़ के राजा, संध्या के राजा आदि। तमाड़ के राजा ने खुखरागढ़ पर आक्रमण कर प्रताप कर्ण को बंदी बनाया। ठीक है, तमाड़ के राजा ने खुखरागढ़ पर आक्रमण करके प्रताप कर्ण को बंदी बनाया। खुखरागढ़ किस एरिया को बोला जाता है? खुखरागढ़ बोला जाता है गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा वाले एरिया को खुखरागढ़ बोला जाता था। तो यहाँ पर आक्रमण करके तमाड़ के राजा ने प्रताप कर्ण को बंदी बनाया था। प्रताप कर्ण ने खैरागढ़ के राजा बागदेव की मदद से बदला लिया था और तमाड़ के राजा से बदला ले लिया था प्रताप कर्ण ने। और इस बदले में
किसका साथ मिला था? खैरागढ़ के राजा बागदेव की मदद ली थी प्रतापकर्ण ने, ठीक है। और फिर तमाड़ के राजा से प्रतिशोध ले लिया था। प्रतापकर्ण ने बदले में खैरागढ़ के राजा को बागदेव यानी टाइगर गॉड की उपाधि दी। तो प्रतापकर्ण ने खैरागढ़ के राजा को बागदेव यानी बाघ मतलब टाइगर और देव मतलब गॉड, इसकी उपाधि दी थी। नागवंशी राजा छत्रकर्ण के कार्यकाल में नागवंशियों ने रक्सेलों के साथ कोराम्बे में भीषण युद्ध लड़ा था। इसी कारणवश कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है, ठीक है। तो नागवंशी राजा छत्रकर्ण के कार्यकाल में नागवंशियों ने रक्सेलों के साथ कोराम्बे में भीषण युद्ध लड़ा था। इसी कारणवश कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि झारखंड की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा कोराम्बे। कृष्णदास कविराज की कृति चैतन्य चरितमृत के अनुसार 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत चैतन्य ने मथुरा जाने के क्रम में कोराम्बे का दौरा किया था। तो कोराम्बे का दौरा किया था किसने? चैतन्य चरितमृत में लिखा है, कृष्णदास कविराज की कृति है ये। इसके अनुसार जो चैतन्य थे, चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने मथुरा जाते समय कोराम्बे का भी दौरा किया था। चैतन्य चरितमृत में संथाल के तेलियागढ़ किले का उल्लेख मिलता है और संथाल परगना में जो स्थित है तेलियागढ़ का किला, उसका उल्लेख मिलता है चैतन्य चरितमृत में। किसने लिखा है? कृष्णदास कविराज, इसने चैतन्य चरितमृत लिखा है और इसमें तेलियागढ़ किले का भी उल्लेख किया है। आइए अब हम देखते हैं कि मुगल काल में झारखंड की स्थिति क्या रही थी। मुगल काल में झारखंड में अनेक वंशों ने राज किया, जैसे पलामू में रक्सेल, छोटानागपुर खास में नागवंश, सिंहभूम क्षेत्र में सिंहवंश, ठीक है। पलामू में चेरो भी बहुत फेमस थे, इम्पोर्टेंट रूलर्स में से थे चेरो। अब देखते हैं कि अकबर के आक्रमण के समय झारखंड में कौन कौन से राजवंश थे और अकबर का आक्रमण किस किस राजवंश ने झेला था। मुगल शासक अकबर शंख नदी में हीरे पाए जाने की खबर से झारखंड की ओर आकर्षित हुआ था। शंख नदी में हीरे पाए जाते थे, ये बहुत फेमस था। शंख नदी आज भी हीरा पाया जाता है। जब इसकी खबर मिली अकबर को तो वह झारखंड की ओर आने के लिए ललायित हुआ। 1585 में उसने अपने सेना कमांडर शाहबाज खान को भेजा, जिसने नागवंशी शासक मधु सिंह को पराजित किया। झारखंड में नागवंशी शासक मधु सिंह का राज था। शाहबाज खान ने मधु सिंह को युद्ध में पराजित किया और 1592 ईस्वी में मधु सिंह ने मुगलों की ओर से अफगान के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ था, ठीक है। क्योंकि जब पराजित हुआ मधु सिंह शाहबाज खान से तो वह शामिल हो गया अकबर की सेना में और अफगानों के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ था। अकबर के सेना कमांडर मान सिंह ने 1575 ईस्वी में हजारीबाग के रामपुर और चंपा पर आक्रमण किया था। हजारीबाग के दो स्थानों रामपुर और चंपा पर आक्रमण किया था मान सिंह ने। मान सिंह कौन था? अकबर का सेना कमांडर। अब देखते हैं कि मुगल काल में चेरो वंश की स्थिति क्या थी। भगवत राय ने चेरो वंश की स्थापना की। भगवत राय ने 1613 ईस्वी से 1630 ईस्वी तक शासन किया। भगवत राय के बाद अनंत राय आया और उसने 1630 से 61 ईस्वी तक शासन किया। फिर मेदिनी राय आए। मेदिनी राय सबसे फेमस था पूरे चेरो वंश में। इसके कार्यकाल को कहा जाता है स्वर्ण युग, ये हम आगे देखेंगे। चेरो वंश का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है मेदिनी राय के कार्यकाल को। इसने 1662 से 1674 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आया प्रताप राय, 1675 से 1681 ईस्वी तक शासन किया और पलामू में एक नया किला भी बनवाया प्रताप राय ने। पलामू के चेरो वंश अकबर के नियंत्रण से बाहर थे, ठीक है। पलामू का चेरो वंश जो था अकबर के नियंत्रण से बाहर था। मानसिंह ने पलामू पर आक्रमण करने के उद्देश्य से रोहतास में एक किला बनवाया और पलामू पर नियंत्रण स्थापित कर दिया, ठीक है। तो अकबर ने मानसिंह को भेजा था पलामू क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए। उसने रोहतासगढ़ में एक किला बनवाया ताकि पलामू पर आक्रमण कर सके, उसमें उसको सहायता मिल सके। तो मानसिंह ने पलामू पर आक्रमण किया रोहतासगढ़ स्थित किले से, ठीक है। रोहतासगढ़ कहाँ पे है? दक्षिण बिहार में है, दक्षिण बिहार में है, ठीक है। तो रोहतासगढ़ में किला पहले बनवाया, इसके बाद सुनियोजित तरीके से पलामू पर आक्रमण किया और उसको नियंत्रित कर लिया, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद चेरो वंश जो था अकबर के नियंत्रण से मुक्त हो गया।
अब संथाल परगना पर अकबर का नियंत्रण कैसे होता है ये हम देखते हैं। अकबर ने खान जहां और टोडरमल की सहायता से तेलियाडी पर नियंत्रण स्थापित किया। अकबर ने खान जहां को भेजा और टोडरमल को भेजा तेलियाडी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। बंगाल विजय के बाद मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाई। ठीक है, राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाई और इस क्षेत्र को उसने अकबर नाम दे दिया, क्योंकि मानसिंह अकबर का सेना कमांडर था। तो इसने राजमहल क्षेत्र को जब अपनी राजधानी बनाया तो उस क्षेत्र को नाम दे दिया अकबर नगर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अकबर नगर किस क्षेत्र को कहा जाता है। अब जहांगीर का आक्रमण के समय हम देखते हैं कि विभिन्न राजवंशों में किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। जहांगीर हीरों के कारण छोटानागपुर की ओर आकर्षित हुआ था। छोटानागपुर क्षेत्र में शंख नदी में हीरे पाए जाते थे, अभी भी पाए जाते हैं शंख नदी में। ठीक है, तो इस खबर को सुनकर के जहांगीर छोटानागपुर की तरफ आकर्षित हुआ। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में भी हीरों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी इस पुस्तक को किसने लिखा है? जहांगीर ने लिखा है और इसमें हीरों का उल्लेख किया गया है। जहांगीर के कार्यकाल में खोखरा क्षेत्र में नागवंशी राजा दुर्जन सल का शासन था और इसमें दुर्जन सल बहुत ही फेमस रूलर था नागवंश का, उसका शासन था खोखरा क्षेत्र में। खोखरा क्षेत्र किसको बोला जाता है? गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा वाले क्षेत्र को खोखरा क्षेत्र बोला जाता है। दुर्जन सल ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और मालगुजारी देने से भी मना कर दिया। तो दुर्जन सल ने मुगलों का आधिपत्य यानी सुजरनिटी भी स्वीकार नहीं किया और मालगुजारी यानी कर देने से भी मना कर दिया। दुर्जन सल हीरों के लिए जाना जाता था और हीरों का राजा कहा जाता था। हीरों का राजा से प्रसिद्ध था दुर्जन सल, क्योंकि उसको डायमंड्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। ठीक है दोस्तों, 1612 ईस्वी में जहांगीर ने जफ़र खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। बिहार का राज्यपाल बनाया गया जफ़र खान को। उसमें झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। जफ़र खान को खोखरा क्षेत्र पर आक्रमण कर हीरे के खदानों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। ठीक है, तो जहांगीर ने जफ़र खान को कहा कि तुम जाओ और खोखरा क्षेत्र पर हमला करो और उसके अंतर्गत जितने भी हीरे के खदान हैं उन पर अपना कब्जा जमाओ, उस पर नियंत्रण करो, क्योंकि हीरे के खदानों से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलता था, राजस्व, है ना। तो जहांगीर को यहाँ का राजस्व चाहिए था अपने खाते में, तो इसलिए उसने जफ़र खान को भेजा और हीरे के खदानों पर नियंत्रण करने के लिए कहा। जहांगीर ने इब्राहिम खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और छोटानागपुर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का निर्देश दिया। बिहार का सूबेदार किसे बनाया? इब्राहिम खान को। इब्राहिम खान ने युद्ध में दुर्जन सल को पराजित किया और उसे बंदी बनाकर जहांगीर के पास दिल्ली ले गया। दुर्जन सल को बंदी बना लिया गया इब्राहिम खान के द्वारा और उसको जहांगीर के सामने पेश किया गया दिल्ली में। ठीक है, जहांगीर ने दुर्जन सल को ग्वालियर किले में 12 साल तक बंदी बनाकर रखा। तो दुर्जन सल को 12 साल तक किस किले में बंदी बनाया गया? ग्वालियर किले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जेपीएससी की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना कि 12 साल के लिए कैद कर दिया गया था दुर्जन सल को, और किस किले में? ग्वालियर किले में। ग्वालियर आज के डेट में कहाँ पे है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। शंख नदी से प्राप्त बैंगनी रंग का हीरा जहांगीर के हाथ आया। ठीक है, बैंगनी कलर का हीरा आया जहांगीर के हाथ में, जो शंख नदी से प्राप्त हुआ था। तो उस हीरे की शुद्धता पहचाननी थी, तो उसके लिए जहांगीर ने किसको बुलाया? दुर्जन सल को बुलवाया, जो जेल में कैद था। ठीक है, तो दुर्जन सल ने उस हीरे की शुद्धता बता दी। तो इससे खुश होकर के जहांगीर ने दुर्जन सल को जेल से मुक्त कर दिया और उसे शाह की उपाधि दे दी, शाह का टाइटल दे दिया। ठीक है, शाह। अब दुर्जन सल का नाम हो गया दुर्जन शाह। दुर्जन सल से दुर्जन शाह हो गया दुर्जन सल का नाम। ठीक है, दुर्जन सल ने रुपये 6000 का वार्षिक कर जहांगीर को देना स्वीकार किया। ठीक है, तो दुर्जन सल पर कर लगाया गया 6000 रुपये का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वार्षिक कर लगाया गया था दुर्जन सल के ऊपर 6000 रुपये का। 6000 रुपये मुगलों को देना था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसे जेल से भी मुक्त कर दिया गया था। जहांगीर के काल में चेरो वंश, अब देखते हैं, अनंत राय चेरो वंश का शासक बना। ठीक है, पहले भगवत राय ने चेरो वंश की स्थापना की, इसके बाद भगवत राय के बाद अब अनंत राय ने भगवत राय को रिप्लेस किया। ठीक है, जहांगीर ने अफजल खान और इबादत खान को पलामू पर नियंत्रण करने के लिए भेजा गया था, परंतु उनकी कोशिशें असफल हुई। अनंत राय के बाद शाहबल राय गद्दी पर बैठा। उसने चौपारण तक अपने राज्य का विस्तार किया।
ठीक है। तो शाहबल राय भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था चेरो वंश का। ठीक है, चेरो वंश आप देख रहे हैं। तो चेरो वंश का दूसरा शासक कौन बना अनंत राय के बाद? शाहबल राय। पहले भगवत राय, फिर अनंत राय, अब शाहबल राय। तो शाहबल राय ने अपने राज्य का विस्तार किया चंपारण तक। शाहबल राय ने मुगलों के काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। जहांगीर ने उसे बंदी बनवाया और किले दिल्ली ले गया। जहांगीर ने उसे बंदी बनवाया और दिल्ली ले गया। किसको? शाहबल राय को। जहांगीर ने एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया, कंपटीशन का आयोजन किया, कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें शाहबल राय को पिंजरे में एक बाघ के साथ लड़वाया गया। ठीक है, पिंजरे के अंदर एक बाघ के साथ लड़वाया गया। उस लड़ाई में शाहबल राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कितना क्रूर था जहांगीर, आप ये समझ सकते हैं। अब शाहजहां के कार्यकाल में नागवंश, ये हम देखते हैं। शाहजहां के काल में खोखरा क्षेत्र में नागवंश राजा दुर्जन साल का कब्जा था। मतलब खोखरा क्षेत्र में दुर्जन साल का राज था, नागवंश के दुर्जन साल का। और पलामू क्षेत्र में चेरो वंश का राज था, जिसमें प्रताप राय का शासन था। कारावास से छूटने के बाद दुर्जन साल ने डोयसा राजधानी में एक मनमोहक बिल्डिंग बनवाई, जिसे नवरत्नगढ़ कहा जाता है। तो जहांगीर के कब्जे से जब मुक्त हुआ, जहांगीर के जेल से जब मुक्त हुआ दुर्जन शाह जिसको बाद में कहा गया, उसने डोयसा में अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए डोयसा को राजधानी बनाया। ठीक है, डोयसा जो आज के डेट में कहाँ पे है? धुरुआ में है। डोयसा को अपनी राजधानी बनाई और यहाँ पर एक मनमोहक बिल्डिंग बनवाया, जिसे नवरत्नगढ़ कहा जाता है। नवरत्नगढ़ का किला भी कहा जाता है इसको, नवरत्नगढ़ किला भी कहा जाता है इसको। दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ को झरोखा दर्शन के सिद्धांत पर बनवाया। झरोखा दर्शन आप जानते हैं कि एक जो किला होता था, बड़ी बिल्डिंग होती थी। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती थी। यहाँ पे एक बालकोनी होती थी जिसको झरोखा कहा जाता है। इस बालकोनी में शासक आता था और पब्लिक उसका दीदार करते थे। ये था झरोखा दर्शन फिलोसॉफी। पब्लिक नीचे रहती थी, ठीक है, और पब्लिक शासक को देखने के लिए जमा हो जाती थी यहाँ पे नीचे ज़मीन पर। और इस झरोखे पर बालकोनी पर शासक आता था, दुर्जन सल आता था और दुर्जन सल को पब्लिक देखती थी। ठीक है, नवरत्नगढ़ किला में। तो ये अकबर के समय शुरू हुआ था, अकबर ने शुरुआत की थी इसकी, और वो भी बालकोनी में निकलता था और वहाँ पे पब्लिक उनका दीदार करती थी। शाहबल राय के बाद प्रताप राय गद्दी पर बैठा चेरो वंश का। प्रताप राय ने चेरो वंश को मजबूती प्रदान की और इसका विस्तार किया। मुगलों ने पलामू में 1,30,000 रुपये का वार्षिक कर लगा दिया। जब प्रताप राय ने कर देने से मना किया तो शाहजहां ने शाइस्ता खान को उसे सबक सिखाने के लिए भेजा। तो प्रताप राय ने मुगलों को कर देने से मना कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट था, 1,30,000 रुपये वार्षिक कर। ठीक है, उस ज़माने में तो ये कर देने से मना कर दिया प्रताप राय ने। इसके बाद शाहजहां ने शाइस्ता खान को उसे सबक सिखाने के लिए भेजा। 1640 ईस्वी में बावल चेरवा, वर्तमान में जो बकोरिया गांव है, वहां पर एक युद्ध हुआ मुगलों और चेरों के बीच। प्रताप राय को बंदी बना लिया गया। ठीक है, उस युद्ध में प्रताप राय हार गया, चेरो वंश का प्रताप राय, और उसको बंदी बना लिया गया। फिर अब देखते हैं कि औरंगजेब के काल में चेरो वंश की क्या स्थिति थी। मेदिनी राय चेरो वंश का शासक था। ठीक है, मेदिनी राय को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है चेरो वंश में। मेदिनी राय ने सन 1662 से 1674 ईस्वी तक शासन किया। जब मेदिनी राय ने कर देने से मना कर दिया तो औरंगजेब ने दाऊद खान को पलामू में आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, दाऊद खान ने पलामू के कुंडा स्थित किले को गिरा दिया। दाऊद खान ने मेदिनी राय को इस्लाम अपनाने की सलाह दी, परंतु मेदिनी राय ने इसे ठुकराया और युद्ध का रास्ता चुना। तो मेदिनी राय बहुत इंपॉर्टेंट था चेरो वंश में। इसका कार्यकाल आप याद रख लेना, 1662 से 1674 ईस्वी। ठीक है, दाऊद खान को उसे पनिश करने के लिए भेजा गया था। दाऊद खान ने कुंडा स्थित किला को ढा दिया, गिरा दिया, और दाऊद खान ने मेदिनी राय को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने लगा। ठीक है, लेकिन मेदिनी राय सख्त आदमी था और उसने इस्लाम नहीं अपनाया और कहा कि मैं इस्लाम नहीं अपनाऊंगा, भले लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए। तो उसने युद्ध का रास्ता चुना। इस युद्ध में चेरो बुरी तरह हार गए और मेदिनी राय जान बचाकर भाग गए। ठीक है, मुगलों ने पलामू को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1662 ईस्वी में दाऊद खान ने इस विजय को यादगार बनाने के लिए पलामू में एक किले का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने मनकली खान को पलामू के फौजदार के रूप में नियुक्त किया, जिसने 1666 ईस्वी तक पलामू में शासन किया।
मनकली खान के पलामू छोड़ते ही मेदिनी राय ने फिर से शासन स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी घटना है कि बुरी तरह से मुग़लों ने चेरों को पराजित किया और मेदिनी राय भाग गया। फिर मुग़लों ने पलामू पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1662 में दाऊद खान ने इस विजय को यादगार बनाने के लिए पलामू में एक किले का निर्माण करवाया। औरंगज़ेब ने मनकली खान को भेज दिया, पलामू के फौजदार के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, और पलामू का एडमिनिस्ट्रेशन वही देखने लगा। कौन? मनकली खान। और उसने 1666 ईस्वी तक पलामू का एडमिनिस्ट्रेशन देखता रहा। मनकली खान के पलामू छोड़ते ही, जैसे ही मनकली खान पलामू छोड़ दिया, मेदिनी राय ने फिर से अपना शासन स्थापित कर लिया। मेदिनी राय इतिहास में एक न्यायवादी राजा के रूप में जाना जाता है। उसने पलामू में कृषि की नई तकनीक की शुरुआत की। मेदिनी राय के युग में चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। चेरो वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो चेरो वंश का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है मेदिनी राय के युग को। मेदिनी राय सबसे इम्पोर्टेंट था, ये आप याद रख लेना। मेदिनी राय ने कभी प्रजा से कर नहीं मांगा। मेदिनी राय ने प्रजा पर कभी भी कर नहीं लगाया। ये बहुत ही न्यायप्रिय आदमी थे। ठीक है, मेदिनी राय का निधन 1674 ईस्वी में हुई, जिसके बाद रुद्र राय ने सत्ता संभाली। तो ये हो गई चेरों की पूरी हिस्ट्री। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यायवादी राजा थे और अपनी प्रजा का न्याय करने में ही विश्वास रखते थे। इसके कार्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कृषि में नई नई तकनीक इन्होंने इंट्रोड्यूस की, मेदिनी राय ने, और उन्होंने जनता से कभी भी कर नहीं मांगा। और 1674 ईस्वी में इसका निधन हो गया मेदिनी राय का, और रुद्र राय ने सत्ता संभाली। अब औरंगजेब के कार्यकाल में नागवंश की स्थिति क्या थी? औरंगजेब के काल में नागवंश राजा रघुनाथ शाह थे, जिसने दुर्जनशाल को प्रतिस्थापित किया था। दुर्जनशाल को प्रतिस्थापित किसने किया था? रघुनाथ शाह ने। ठीक है, रघुनाथ शाह को एनीनाथ लाकर भी कहा जाता है। उसने अनेक प्रसिद्ध मंदिर बनवाए थे, जैसे डोयसा यानी ध्रुवा का जगन्नाथ मंदिर, चुटिया का राम मंदिर और बोडिया का मदन मोहन मंदिर। तो ये 3 मंदिर बहुत फेमस हैं, जिसे एनीनाथ लाकर ने बनवाया था। एनीनाथ लाकर का नाम रघुनाथ शाह भी था। ठीक है, हरिनाथ उनके धार्मिक गुरु थे, जिनको उसने अपना साम्राज्य तक दान में दे दिया था। तो हरिनाथ उनके गुरु थे, किसके? रघुनाथ शाह के। और उनको इतना ज़्यादा मानते थे रघुनाथ शाह कि उनको अपना साम्राज्य तक दान में दे डाला। रघुनाथ शाह ने अपने गुरु के नाम पर ही उनका उपनाम नाथ रखा। जो सरनेम पड़ा रघुनाथ शाह का, वो जो नाथ है टाइटल, ये किसके नाम पर पड़ा? अपने गुरु के नाम पर पड़ा। उनके गुरु का नाम क्या था? हरिनाथ। हरिनाथ के नाम पर पड़ा। ठीक है, मेदिनी राय ने नागवंशी राजधानी डोयसा पर आक्रमण किया था और वहाँ से एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा ले गया, पलामू के किले में स्थापित किया। ठीक है, तो मेदिनी राय ने डोयसा में आक्रमण करके वहाँ पर एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा था, उसे ले गया और पलामू में स्थापित किया, जिसे आज के डेट में नागपुर दरवाज़ा के नाम से फेमस है। तो नागपुर दरवाज़ा किसे कहा जाता है? पलामू में स्थापित विशाल पत्थर का दरवाज़ा। ठीक है, जो मेदिनी राय ले गया था डोयसागढ़ से। रघुनाथ शाह के निधन के बाद राम शाह ने शासन का बगडोर संभाला। राम शाह ने मुग़लों के साथ मधुर संबंध बनाए। उसने मुग़लों के चेरों और रेवा बघेलों पर उसने पलामू के चेरों और रेवा बघेलों पर भी आक्रमण किया। तो राम शाह ने मुग़लों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाए और उसने पलामू के चेरों और रेवा के बघेल वंशों पर भी आक्रमण किया। अब देखते हैं मुग़ल काल में सिंह वंश। सिंहभूम, जहाँ पे जो सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम आज के डेट में है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, उस क्षेत्र में सिंह वंश का राज था। शाहजहाँ द्वारा लगाया गया वार्षिक कर देना स्वीकार किया। सिंह वंश ने शाहजहाँ द्वारा लगाया गया था वार्षिक कर, उसको स्वीकार कर लिया। पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह ने मुग़लों की आधिपत्य स्वीकार की और उन्हें 700 सैनिक भी दे दिए। तो वीर नारायण सिंह ने, जो पंचेत के राजा थे, इसने मुग़ल की सेना को 700 सैनिक दे दिए।
ठीक है। औरंगजेब के समय में हजारीबाग क्षेत्र में कुंडा, रामगढ़, कैंडी और खड़गडीहा प्रमुख राज थे। हजारीबाग क्षेत्र बहुत विशाल क्षेत्र हुआ करता था उस समय। उसके अंदर कुंडा, रामगढ़, कैंडी और खड़गडीहा प्रमुख राज हुआ करते थे। कैंडी राज्य में, जो कैंडी कहाँ पे है, चतरा में आज के डेट में, कैंडी राज्य में मुगलों ने 1700 ईस्वी में आक्रमण किया था। मुगलों ने 1700 ईस्वी में कैंडी राज्य में आक्रमण किया था। औरंगजेब के समय में पोड़हाट क्षेत्र पर राजा महिपाल का शासन था। तो पोड़हाट क्षेत्र पर किसका शासन था? महिपाल। पोड़हाट क्षेत्र वही सिंहभूम वाले क्षेत्र को ही पोड़हाट क्षेत्र कहा जाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड में मुगलों का नियंत्रण कमज़ोर पड़ा और दूसरी ताकतों जैसे मराठा, ब्रिटिश ने इस क्षेत्र पर प्रभाव डालना शुरू किया। ठीक है। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, तब झारखंड में मुगलों का नियंत्रण कमज़ोर पड़ गया और दूसरी ताकतों जैसे मराठा, ब्रिटिश आदि ने इस क्षेत्र पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। तो बाद में मराठा आए, फिर ब्रिटिश आए। ठीक है। फिर स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो जाती है झारखंड में भी, जिसमें बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे। तो ये पूरे मुग़ल काल में झारखंड की स्थिति हमने देख ली। और मिडिवल हिस्ट्री ऑफ झारखंड यानी मध्ययुगीन इतिहास, झारखंड का मध्ययुगीन इतिहास यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।